हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने 58 सेट को डिस्कस कर लिया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 59 को देखेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है, उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेट को। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निवारक नज़रबंदी से आशय है। तो दोस्तों, निवारक नज़रबंदी का अर्थ क्या होता है? तो वर्णित प्रक्रिया के पालन किए बिना कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को जेल भेजना या फिर उसको अपनी निगरानी में रखना, ये होता है निवारक नज़रबंदी। और ये किस पे लगाया जाता है? तो ये जो कोई भी संदिग्ध व्यक्ति होता है उस पर लगाया जाता है ये निवारक नज़रबंदी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव लोकसभा, विधानसभा और पंचायत में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है दोस्तों? तो संसदीय प्रणाली, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें ब्रिटेन से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्त के पद से हटाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो दोस्तों, भारत के निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निर्वाचन आयुक्त का चर्चा हमारे संविधान में आर्टिकल 324 के अंतर्गत किया गया है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति कैसे हटा सकता है निर्वाचन आयुक्त को? तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उनकी सलाह पर, उनके परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। सेम ये वैसा प्रक्रिया होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, वैसे ही निर्वाचन आयुक्त के पद से उनको हटाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में अस्थायी समिति की प्रणाली विकसित की गई है। तो दोस्तों, भारतीय संसद में अस्थायी समिति की प्रणाली 8 अप्रैल 1993 ईस्वी को विकसित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये गलत टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 1993 ईस्वी में अस्थायी समिति की प्रणाली विकसित की गई थी भारतीय संसद में। अगला प्रश्न है, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधित प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 316 में संघ और राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उसके पदावधि यानी प्रमोशन की प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 317 में क्या गया है? तो इसमें जो यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस है उनका जो पद होगा, उनके पद से हटाया जाना या निलंबित किया जाना, ये अनुच्छेद 317 में वर्णित है। अनुच्छेद 318 में उनके नियम और शर्तों के बारे में चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की अध्यादेश संबंधित शक्तियों के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा कथन गलत है, ये पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है, विधानमंडल सत्र के मौजूद नहीं होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, विधानमंडल के विधि निर्माण के अधिकार क्षेत्र पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये भी सही है। राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक होती है। तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों, राज्यपाल अध्यादेश अपने स्वैच्छिक या अपनी इच्छा से अध्यादेश जारी नहीं करते हैं। वो सीएम के अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। तो इसमें से गलत जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? तो चौथा कह रहा है कि विधानमंडल सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के में ही अध्यादेश समाप्त हो जाता है। तो ये भी सही है। तो इसका गलत आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन चुनें। चलिए देखते हैं। पहला है, ताप बढ़ने से पदार्थ का आयतन बढ़ता है। तो बिल्कुल सही है। जब ताप बढ़ाइएगा तो पदार्थ का आयतन फैलता है, बढ़ता है। ताप घटने से वायु में ध्वनि की वेग घटती है। तो ये भी सही है। ध्वनि का वेग और ताप जो है वो समानुपाती होता है। अगर ताप बढ़ता है तो ध्वनि का वेग भी बढ़ता है, ताप घटने से ध्वनि का वेग भी घटता है। तीसरा है, ताप बढ़ने से पदार्थ की अवस्था भी परिवर्तित हो सकती है। तो ये भी सही है। ताप बढ़ाने से पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है।
तो इसका तीनों कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में है और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस का नियम संबंधित है। दोस्तों, फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस का नियम ये कहता है कि किसी इलेक्ट्रॉन के विचलित विभव को उसके संतुलन मान लाने के लिए जब किसी बाहरी स्रोत का उपयोग किया जाता है तो वही इलेक्ट्रोलिसिस का नियम कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य द्रव्यमान से संबंधित है फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस का नियम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो माध्यम में प्रकाश की गति। दोस्तों, जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है, यानी कि विरल जिसके अणु थोड़े दूर दूर पे होते हैं और सघन उससे थोड़े नज़दीक होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए हवा से जब पानी में प्रकाश जाएगा तो उस माध्यम में प्रकाश की गति क्या होगी, तो वो जो है घट जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और जबकि इसका उल्टा होता है, सघन से जब विरल में जाएगा तो प्रकाश की गति बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है। तो दोस्तों, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जेनॉन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेनॉन। दोस्तों, जेनॉन की खोज विलियम रैमजे के द्वारा किया गया था। इसका परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक 54 है जेनॉन का, और इसका जो सिंबल है वो XE है। अगला प्रश्न है, वनस्पति को परावैंगिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का नाम क्या है। तो दोस्तों, वनस्पति को परावैंगिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कैरोटेनॉइड्स वर्णक है। कौन सा है? कैरोटेनॉइड्स वर्णक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, कैरोटेनॉइड्स वर्णक कई पौधे, कवक, बैक्टीरिया में पाए जाने वाले पीले, नारंगी या फिर लाल रंग का वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और फिर पर्णहरित को प्रकाश से क्षति पहुंचाने से बचाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न है, केंचुआ में कितनी जोड़ी हृदय होती है। तो दोस्तों, केंचुआ में टोटल 4 जोड़ी हृदय होती है। कितनी होती है? 4 जोड़ी हृदय, जिसमें से 2 जोड़ी पार्श्व हृदय होती है जो 7वें और 9वें खंड में, तथा जो बाकी 2 जोड़ी है वो पार्श्वग्रासनी में मौजूद होता है जो कि 12वें एवं 13वें खंड में उपस्थित होता है। तो केंचुआ में कितनी जोड़ी हृदय होती है? तो याद रखिएगा 4 जोड़ी हृदय होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। दोस्तों, ऋणात्मक आवेश किसमें होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बीटा कण में, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें ऋणात्मक आवेश होता है। और धनात्मक आवेश किस में होता है? तो धनात्मक आवेश अल्फा कण में होता है। दोस्तों, अल्फा कण में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है और यह हीलियम के नाभिक के समान कार्य करता है। अगला प्रश्न है, खाद्य संरक्षण के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो खाद्य संरक्षक के रूप में बेंजोइक सोडियम लवण का प्रयोग किया जाता है। किसका? बेंजोइक सोडियम लवण का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, बेंजोइक सोडियम लवण या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी दिया रहेगा इन दोनों में से, तो वो खाद्य संरक्षक के रूप में काम करने वाला होता है। तो ये वो आंसर। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बोराइड जिंक नामक प्रक्रिया के द्वारा कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन की मात्रा। अगला प्रश्न है, CNG है। तो दोस्तों, CNG एक कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है। क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें 80% से 90% मीथेन युक्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, ताप का निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान होता है। तो दोस्तों, ताप का ऋणात्मक मान केल्विन में नहीं होता है। इसमें नहीं होता है पूछ रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केल्विन। दोस्तों, केल्विन में अगर सबसे न्यूनतम परम शून्य का बात करें तो वो हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये परम शून्य का तापमान होता है, इससे नीचे ये नहीं जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ स्थित है? दोस्तों प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण ये मेरुरज्जु में होता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी में, जो कि एक अनैच्छिक प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? इसमें से कौन सा अदिश राशि है? तो वो हो जाएगा कार्य। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्य। दोस्तों कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, जिसे हम लोग जे से डिनोट करते हैं। वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, यानी एन। अगला प्रश्न है, न्यूटन के किस गति नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया का मान बराबर होता है? तो दोस्तों न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार हर क्रिया के प्रति एक विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ये न्यूटन के तीसरे नियम में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रथम नियम में क्या है? दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम में बल की परिभाषा का बात कहा गया है, बल की परिभाषा दी गई है। द्वितीय गति नियम में बल का परिमाप दिया गया है। दोस्तों न्यूटन के प्रथम गति नियम को न्यूटन के किस गति नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया का मान बराबर होगा? तो दोस्तों न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार हर क्रिया के प्रति एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यूटन के प्रथम गति नियम में बल की परिभाषा दी गई है, जबकि द्वितीय गति नियम में बल का परिमाप दिया गया है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को दोस्तों जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम का परमाणु भार 23 है तो उसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों सोडियम का परमाणु भार 23 है तो उसकी परमाणु संख्या हम लोग निकालते हैं। इसमें प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन जो है वो 11 होता है, यानी प्रोटॉन भी 11 होता है। सोडियम का परमाणु भार 23 है तो उसकी परमाणु संख्या कितनी है? दोस्तों सोडियम का परमाणु भार 23 है, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों 11-11 होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन जो है वो उसकी संख्या 12 होती है। तो इसमें पूछा क्या है? इसमें परमाणु संख्या पूछा है, जो कि प्रोटॉन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी हमारी किडनी जिसे हम लोग वृक्क कहते हैं, वो क्या करता है? तो वो उत्सर्जन का कार्य करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों यह ब्लड को छानकर अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित कर देता है, यानी हमारी बॉडी से बाहर कर देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब गोलीय दर्पण अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दोस्तों जब गोलीय दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वह वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ खनन क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे संबंधित खनिज। तो चलिए देखते हैं। पहला है गुरुमिहासिनी, जो कि ओडिशा में है। यहाँ से कौन सा खनिज निकलता है? तो वो हो जाएगा लौह अयस्क। तलचर उड़ीसा से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो वो कोयला निकाला जाता है दोस्तों, कोयला निकाला जाता है। जादूगोड़ा झारखंड से यूरेनियम निकाला जाता है, और जावर राजस्थान से जस्ता निकाला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थान से होकर गुजरती है कहलाती है। तो दोस्तों जो कि सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है और विभिन्न स्थल से होकर गुजरती है, उसे समोच्च रेखा कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समोच्च रेखा, जिसे हम लोग समतल रेखा के नाम से भी जानते हैं।
समदाब क्या होता है? तो समान दाब वाले स्थान को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा को समदाब रेखा कहते हैं और समान तापमान वाले जगह को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समताप रेखा कहते हैं। आइसोटोप क्या होता है? तो इसमें परमाणु संख्या और परमाणु भार अलग अलग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? इसमें से दिए हुए ऑप्शन में कौन सा शीत मरुस्थल है? तो वो हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह दक्षिण अमेरिका के चिली क्षेत्र में स्थित है, चिली राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अटाकामा मरुस्थल। जबकि सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है जो कि अफ्रीका में स्थित है। थार मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य नहीं है, इसमें से कौन सा कार्य ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का नहीं है? तो चलिए देखते हैं। पहला है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल है, तो ये नहीं होगा। दूसरा है विद्युत के अपव्यय को रोकने के उपाय, ये भी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य है। ऐसी नीतियों का निर्माण जिससे स्वविनियम एवं बाजार सिद्धांत पर बल हो, ये भी ऊर्जा दक्षता का कार्य है। चौथा है विद्युत उत्पादन और विक्रय में कर लगाना, ये इसका कार्य नहीं है। सर्वे करना, उनका निरीक्षण करना ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हरार स्थित महल की खुदाई किसने कराई थी? तो दोस्तों चंद्रगुप्त का जो कुम्हरार में स्थित महल था वो लकड़ी का बना हुआ था, लकड़ी निर्मित स्थित है। कुम्हरार कहाँ पड़ता है? तो ये पटना में पड़ता है कुम्हरार, और इसकी खुदाई करने वाले थे डॉक्टर स्पूनर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यापति की रचना नहीं है, इसमें से कौन विद्यापति की रचनाएं नहीं है? तो कीर्तिलता, गौराक्षी विजय और पदावली, ये सभी विद्यापति की रचना है, जबकि ऋतुवंश ये केदारनाथ मिश्र की पुस्तक है, ना कि विद्यापति की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऋतुवंश। अगला प्रश्न है, 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजे गए शिष्टमंडल में बिहार से निम्नलिखित में से कौन समूह शामिल था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मजहरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा, ये बिहार से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजित हो गया? दोस्तों श्वेतांबर शाखा और दिगंबर शाखा में मौर्य वंश के समय में विभाजित हुआ था जैन धर्म। श्वेतांबर के प्रवर्तक स्थूलभद्र थे, जबकि दिगंबर के भद्रबाहु थे। मौर्य वंश के सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य ये दिगंबर संप्रदाय को मानते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौर्य वंश। अगला प्रश्न है, देहलीवाल नाम से सिक्का किस वंश के काल में ढाला गया था? तो देहलीवाल नामक सिक्का ये तोमर वंश और चौहान वंश के समय में ढाला गया था। कब? तोमर वंश और चौहान वंश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तोमर वंश। तोमर वंश का जो पहला राजधानी था वो था अमंगपुर, और इसके संस्थापक थे अनंतपाल तोमर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है? तो दोस्तों बिना चबूतरे का किस स्तूप का निर्माण कराया गया? तो वो हो जाएगा सारनाथ के धामेख स्तूप का। किसका? सारनाथ के धामेख स्तूप का, जिसकी ऊंचाई लगभग 128 फुट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्य करने पर फणीश्वर नाथ घोष की हत्या निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने कर दी थी? तो दोस्तों कांतिकारियों के विरुद्ध कार्य करने के लिए फणीश्वर नाथ घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ला ने एवं चंद्रमा सिंह के द्वारा किया गया था। इन्होंने खुरपी से इनकी हत्या कर दी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खुरपी से इन पर हमला हुआ और इनकी वहीं पे डेथ हो गई थी। अगला प्रश्न है, नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा किस साहित्यकार की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का रचना है अंधेर नगरी चौपट राजा। बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की थी? तो दोस्तों बहुजन समाज की स्थापना सावित्रीबाई फूले के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुजन समाजवादी की स्थापना हुई कब थी? तो 14 अप्रैल 1984 ईस्वी को। कब? 14 अप्रैल 1984 ईस्वी को बहुजन समाजवादी की स्थापना सावित्रीबाई फूले के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अनजाने और अपाहिज बना दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा ने। महात्मा गांधी का कहना था कि अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य कल्चर ये भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अनजानी बना दिया और उसे अपाहिज भी बना दिया। अगला प्रश्न है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दास्ता का अज्ञात पत्र कहा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के भारत शासन अधिनियम को दास्ता का अज्ञात पत्र कहा। साथ ही उनका एक और कथन था कि यह एक ऐसी मशीन है जिसमें सिर्फ ब्रेक है, इंजन नहीं है। ये भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में ही जवाहरलाल नेहरू का कथन था। दोस्तों 1935 के अधिनियम को मिनी संविधान भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, 8वीं सदी की ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के संदर्भ में खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग किसका कथन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स का कथन है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों बादशाह खां के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को अन्य नाम और किन किन नामों से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, सरहदी गांधी, बचार खान के नाम से भी खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था। तो दोस्तों 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर अंग्रेजी व्यापारियों को कहा जाता था। किसको? अंग्रेजी व्यापारियों को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो दोस्तों भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना ये 1854 ईस्वी को बम्बई में किया गया था। कब किया गया था? तो 7 जुलाई 1854 ईस्वी को बम्बई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना काबसा जी नाना भाई डावर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? काबसा जी नाना भाई डावर के द्वारा इसकी स्थापना की गई, जिसके डिज़ाइनर कौन थे? तो डिज़ाइनर थे सर विलियम फेयरबेथर। अगला प्रश्न है, अरबी फारसी इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा मोहम्मडन लॉ कॉलेज की स्थापना कब की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1781 ईस्वी में। इसकी स्थापना करवाई किसने? तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी, जिसमें फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून को पढ़ाया जाता था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 के बाद किस नेता ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन चलाना असंभव बन गया है? तो दोस्तों बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। उसके बाद ऐसी स्थिति बन गई थी कि उन स्थिति को देखकर अरविंदो घोष ने कहा था, किसने? अरविंदो घोष ने कहा था कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन चलाना असंभव बन गया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दांडी मार्च 1930 में गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ यात्रा आरंभ की थी? तो दोस्तों गांधी जी ने टोटल 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च को आरंभ किया था साबरमती आश्रम से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें से एक बिहारी थे जिनका नाम था कारो बाबू, जबकि अन्य 7 महिलाएं थी और टोटल इसमें से पुरुष 71 थे, 7 महिलाएं, और उस 71 पुरुष में से एक थे बिहार के कारो बाबू। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने अपनी युवावस्था में कुरान
फारसी और अरबी साहित्य का अध्ययन किस शहर में किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पटना में राजा राम मोहन राय ने कुरान, फारसी और साहित्य का अध्ययन किया। दोस्तों, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भू आवेष्टित यूरोपीय देश नहीं है? तो दोस्तों, भू आवेष्टित यूरोपीय देश इसमें से लिथुआनिया जो है वो नहीं है, ये पूर्वोत्तर यूरोपीय देश में आता है। बाकी सब जो है वो मध्य यूरोप में आता है लगभग। और भू आवेशित को मतलब भू आवेशित किसको कहते हैं? तो लैंडलॉक कंट्री को भू आवेशित कहते हैं, जो कि चारों तरफ भूमि से ही घिरा हुआ हो। तो हंगरी, चेक गणराज्य और अजरबैजान ये सभी भू आवेष्टित यूरोपीय देश हैं, जबकि लिथुआनिया नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीएमडी एक टेस्ट है। बीएमडी किस प्रकार का टेस्ट है? तो बोन मिनरल डेंसिटी को जांचता है बीएमडी। देखता है कि कहाँ पे कैल्शियम, हड्डी में कहाँ पे कैल्शियम कम है और कहाँ पे किस खनिज लवण की आवश्यकता है। तो ये सारी जांच बोन मिनरल डेंसिटी के माध्यम से किया जाता है, जिसे बीएमडी टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन आर्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? तो दोस्तों, आर्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करने वाला यूएसए नेशनल आइस सेंटर नामक ट्रैकर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूएसए नेशनल आइस सेंटर नामक संगठन है जिसके द्वारा आर्कटिक हिमखंड को ट्रैक किया जाता है। इसकी स्थापना दोस्तों 15 दिसंबर 1976 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। प्रश्न है, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट